ये एक F-16 फाइटर जेट है और ये 1970 से यूएस एयरफोर्स की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। अब यूएस बहुत सारी कंट्रीज को F-16 सप्लाई करती है और जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर अटैक किया तब से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इनको मांग रहे हैं। लेकिन यूएस का दिल यूक्रेन के लिए इतना बड़ा नहीं रहा है। You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है क्योंकि यूएस अब तक पिछले साल में यूक्रेन को लगभग $47 बिलियन की मिलिट्री एड दे चुका है। ये बहुत सारे वेपन्स है। इनफैक्ट 2020 में कुछ क्लोज अलाइज को जो दिए थे उससे भी ज्यादा, और इनफैक्ट अफगानिस्तान की आर्मी जो यूएस के साथ उनकी वॉर लड़ रही थी उनको जो उस समय दिया था उससे भी 4 गुना ज्यादा। यूएस का F-16 ना देना एक ऐसा डिसीजन है जो समझने लायक है, क्योंकि जो भी वेपन यूएस ने यूक्रेन को दिए हैं और वो जो समय में दिए हैं वो हर समय वॉर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो यूएस ने यूक्रेन को क्या दिया है और क्यों, चलो इसके बारे में जानते हैं। – 2014 में रशिया ने क्रीमिया और ईस्टर्न यूक्रेन के कुछ पार्ट्स पे कब्जा कर लिया था यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट फाइटर्स की मदद से। यूक्रेन के लीडर्स ने यूएस से मदद मांगी, लेकिन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने सिर्फ प्रोटेक्टिव गियर और सप्लाईज भेजे, वेपन्स नहीं। 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एंटी टैंक मिसाइल्स जिसे जैवलिन्स कहा जाता है भेजने की परमिशन दी। लेकिन अगर रशिया कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करता तो यूक्रेनियन आर्मी तैयार नहीं थी और यही हुआ। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे फुल स्केल इन्वेशन लॉन्च किया। रशियन जेट्स और मिसाइल्स हवा से हेवी डैमेज कर रहे थे और रशियन टैंक्स यूक्रेन की ट्रूप्स को पीछे ढकेल रहे थे। यूक्रेन ने फिर से यूएस से हेल्प मांगी और इस बार प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हथियारे भेजने की डिसीजन ली, लेकिन इसमें से काफी सारे हथियारे छोटे से थे। जैसे कि यूएस ने इस बार जैवलिन्स, एम्यूनिशन, गन्स और कुछ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जिसे स्टिंगर्स कहा जाता है ये सब भेजे, और कई यूएस के एलाइज ने भी इसी तरह के वेपन्स भेजे। जर्मनी ने कुछ 1000 एंटी टैंक मिसाइल्स और 500 स्टिंगर्स भेजे। बेल्जियम ने 2000 मशीन गन्स भेजे, लेकिन किसी ने भी एडवांस टैंक्स या फिर फाइटर जेट्स नहीं भेजे। यूक्रेन की आर्मी ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का यूज रशियन एयरक्राफ्ट को स्काई पे डोमिनेट करने से रोकने के लिए किया, और उन्होंने गन्स, एमो और एंटी टैंक वेपन्स का यूज रशिया के प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए किए, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है, जिसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स रशियन टैंक्स को कीव के पास डिस्ट्रॉय करते दिख रहे हैं। लेकिन यूक्रेनियंस इन वेपन्स को अच्छे से यूज करने के बावजूद यूएस एडवांस्ड इक्विपमेंट भेजने से पीछे हट रहा था। यूएस को ये डर था कि यूक्रेन कुछ एडवांस वेपन्स जैसे फाइटर जेट्स या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज रशिया के अंदर स्ट्राइक करने के लिए करेगा, जिससे एस्केलेशन हो सकता है। ये जो यूएस का डर था ये अब डिसाइड करेगा कि वो यूक्रेन को कब और किस तरह की वेपन्स भेजेगा। मार्च 2022 में वॉर ने अपना सेकेंड फेज शुरू किया। रशिया और यूक्रेन की आर्मी ज्यादा हिल नहीं रही थी, लेकिन आर्टिलरी से एक दूसरे पे अटैक कर रही थी। रशिया 60,000 राउंड्स एक दिन में फायर कर रहा था, जबकि यूक्रेन सिर्फ 6,000 फायर्स कर पा रहा था, और ये क्विकली लो हो रहा था। लेकिन यूएस अब तक सपोर्ट का स्कोप एक्सपैंड करने से पीछे हट रहा था। फाइनली अप्रैल 2022 में यूएस ने यूक्रेन को अपनी आर्टिलरी भेजने का डिसीजन लिया, और इसी के साथ साथ यूएस के कुछ एलाइज ने भी अपनी आर्टिलरीज भेजी। यूएस ने इस बार यूक्रेन को जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन दिया था वो था हिमार्स, जो एक पावरफुल रॉकेट लॉन्चर था जो टारगेट को 80 किलोमीटर तक हिट कर सकते थे। ये इतनी पावरफुल नहीं थी कि रशिया के अंदर स्ट्राइक कर सके, लेकिन इन्होंने यूक्रेन को रशियन सप्लाई पोस्ट और कमांड पोस्ट को फ्रंट लाइन्स के पीछे हिट करने की एबिलिटी दी, जिसकी वजह से रशियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह यूक्रेन ने सितंबर में खारिव रीजन और नवंबर में मेजर सिटी खरसन कैप्चर किया, और तब तक एक नया फेज स्टार्ट हो रहा था। विंटर 2023 में दोनों साइड्स नए अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। रशियन डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन्स में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूक्रेन भी टेरिटरी वापस लेना चाहता था, स्पेशली साउथ में। इसके लिए यूक्रेन को अपनी आर्मी को जल्दी से आगे बढ़ाना जरूरी था, जिसके लिए उन्हें आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे टैंक्स की भी जरूरत थी, जो वो काफी महीनों से मांग रहा था। कुछ कंट्रीज ने अपने पुराने मॉडल्स भेजे, लेकिन आर्टिलरीज की तरह यूएस अब भी पीछे हट रहा था। फाइनली जनवरी 2023 में यूके और यूएस ने अपने एडवांस टैंक्स भेजने का डिसीजन लिया, जिसके पीछे पीछे जर्मनी और दूसरे कुछ एलाइज ने भी अपने बेस्ट टैंक्स भेजे। जैसे पहले एंटी टैंक मिसाइल्स और हिमार्स के साथ जो रिजल्ट्स मिला, यूएस और उसके एलाइज होप कर रहे थे कि ये टैंक्स यूक्रेन को इस फेस में एक तगड़ा विक्ट्री दिलाने में हेल्प कर सकते हैं।
इसलिए यूक्रेन अभी भी फाइटर जेट्स मांग रहा है। F-16 यूक्रेन के टैंक्स को रशियन एयरक्राफ्ट से प्रोटेक्ट कर सकता है और उनकी जो अटैक है वो काफी पावरफुल भी बन सकती है। लेकिन यूक्रेन ने यूएस से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जिसे अटैक्स कहा जाता है, वो भी मांगे हैं, जिससे वो रशियन पोजीशन से जो 300 किलोमीटर दूर है उसे भी अटैक कर सकते हैं। ऑलरेडी यूएस के कुछ एलाइज इन वेपन्स को भेजने के फेवर में था, लेकिन यूएस अब भी उस टेंशन की वजह से, उस डर की वजह से पीछे हट रहा था। अब तक किसी भी डिसीजन ने रशिया को एस्केलेट करने को प्रोवोक नहीं किया है और मार्च में पोलैंड और स्लोवाकिया ने कुछ पुराने फाइटर जेट्स भेजने का डिसीजन लिया, जिसके बहाने यूएस ने भी F-16 भेजने का डिसीजन लिया। लेकिन यूक्रेन को $46 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री एड देने के बाद पब्लिक ओपिनियन यूएस में चेंज हो रहा है। एक रीसेंट प्यू रिसर्च पोल दिखाता है कि जो लोग मानते हैं कि यूएस ने यूक्रेन को बहुत ज्यादा एड भेजी है, उनका पोर्शन काफी ज्यादा था। एक रीसेंट एनालिसिस ने यह भी दिखाया कि यूएस की खुद की सप्लाईज जैसे कि मशीन गन्स, मिसाइल्स, एम्युनिशन, ये इनकी खुद की कम हो रही थी, जो इनफैक्ट इनकी खुद की वॉर के लिए काफी जरूरी हो सकती है। इसीलिए यूएस अब वेपन्स की प्रोडक्शन अपने घर पर, एलाइड कंट्रीज में और यूक्रेन में बढ़ाने पे फोकस कर रहा था, लेकिन प्लान्स को बनाना साल लग सकता है। 1 साल के यूएस और उसके एलाइज के सपोर्ट ने यूक्रेनियन आर्मी को इतना खतरनाक फोर्स में बदल दिया कि उनके सोल्जर्स ने बार बार रशियन आर्मी को एक तगड़ा टक्कर दिया है। लेकिन बैटलफील्ड और यूएस पॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं। सवाल अब ये है कि यूक्रेन के पास जो हथियार बचे हैं वो और कितने दिन चला सकते हैं और आगे उन्हें यूएस की और कितनी हेल्प लगेगी।